हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जेई मेन से पहले एक क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए थोड़ा सा सजेशन आया था। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बोला था आप पोस्ट कर सकते हो। कम्युनिटी पे मैंने एक पोस्ट करी थी जिसमें मैंने पूछा था आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हालांकि मैं चाहता था कि आप जेई मेंस रेलेवेंट सवाल पूछें, बट इन जनरल आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो एक बार उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और लेक्चर के एंड में कुछ जेई मेंस 2024 के लिए मेरी तरफ से कुछ टिप्स या सजेशंस जो मे बी आपको शायद हेल्पफुल हो वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो अपन डायरेक्टली सीधा क्वेश्चंस पे कमेंट्स पे जंप करते हैं, देख लेते हैं एक बार सबने क्या क्या कमेंट किया है। तो ये मेरा कमेंट था। और सबसे पहले कमेंट है अपने पास, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल फॉर मैथ्स एज वेल एज जनवरी अटेम्प्ट। तो यार ये थोड़ा सा मतलब वेग क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल बात करना सही नहीं है, ना ही शिफ्ट वाइज है, क्योंकि क्या होता है ना कि पेपर पे बहुत डिपेंड करता है। तो आप अगर कंपेयर भी करोगे, शिफ्ट वाइज कंपेयर करोगे या ऐसा भी देखोगे ना जनवरी अप्रैल, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। मतलब ऐसा होता है कि किसी शिफ्ट पे 200 मार्क्स पे 99.5 परसेंटाइल आ गई, और किसी शिफ्ट में 180 पे 99.5 आ रही है, किसी में 220 पे भी नहीं आ रही। तो बहुत चीज इस पे डिपेंड करेगी आपके साथ किन्होंने दिया है, नॉर्मलाइजेशन कैसा है, और बहुत सारा इन सब पे डिपेंड करेगा कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है। तो आई थिंक आप परसेंटाइल और मार्क्स पे फोकस टेस्ट देते वक्त नहीं करें। तैयारी के वक्त जरूर हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा एम करें, 200 के लिए एम करें, ताकि फिर मेंस 1 के बाद सीधा एडवांस पे फोकस कर सके। बट पेपर के वक्त ये इंपॉर्टेंट टिप है आप सभी के लिए कि जिस वक्त जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं आपका ध्यान सिर्फ उसी पे होना चाहिए। पिछले कितने सवाल कर लिए, कितने सही कितने गलत है, आगे कैसा आएगा, उससे अफेक्ट नहीं होना है। जो करंट क्वेश्चन आपके सामने उस पर फोकस करें, और जो टाइम लिमिट है उसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल मिल जाएंगे आपको नेट पे, लेकिन कोई मीनिंग नहीं है अभी उसके बारे में सोचने का, शिफ्ट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट सजेशन वुड यू गिव टू अ स्टूडेंट हु इज गुड इन स्टडिंग, वाज गेटिंग अ गुड रैंक एंड स्कोर इन टेस्ट फ्यू मंथ्स अगो बट सडनली एवरीथिंग चेंज। तो बेटा मेरा ऐसा मानना है, सडनली कुछ भी चेंज नहीं होता। कोई ना कोई रीजंस रहे होंगे जिस वजह से आपकी रैंक थोड़ी अब कम आ रही है या स्कोर कम आ रहे हैं। तो आप उसको अच्छे से एनालाइज करें, देखें कि आपने क्या पढ़ाई में कुछ चेंजेस किए हैं, कि आपने पेपर पैटर्न अटेम्प्ट करने में कोई चेंजेस किए हैं। क्या ऐसा तो नहीं है आप अब टाइम वेस्ट करने लगे हैं, या ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं क्या आप उसको पूरा अच्छे से इफेक्टिवली टाइम यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो आप ऐसा देखें कि पहले के कंपैरिजन में अभी में आप और आपकी पढ़ाई में और आपकी सोच में क्या चेंजेस आए हैं, और उनको एक एक लिस्ट करके एक पेपर पे लिस्ट बनाकर देखें कि इनमें से किसको आप इंप्रूव करके बेटर बना सकते हैं ना। और सेकंड थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, व्हाट्स मोर प्रेफरेबल, अ गुड आईआईटी और अ गुड ब्रांच। तो यार मतलब टू बी फ्रैंक, अभी आईआईटी बहुत डिमांड के अंदर है। तो मोस्टली बच्चों को जहाँ भी सीएस मिलती है या अच्छी ब्रांच मिलती है, इलेक्ट्रिकल सीएस ऐसा, वो लेना प्रेफर करते हैं। हालांकि एनी डे गुड आईआईटी के अंदर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बट आज से अगर आपने सेम क्वेश्चन 5 7 8 साल पहले पूछा होता तो डेफिनेटली गुड आईआईटी वाज द बेस्ट आंसर। पर अभी गुड आईआईटी गुड ब्रांच इज कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आपको सेफ खेलना है तो आप एक नीचे की आईआईटी में भी कंप्यूटर साइंस लेकर डेफिनेटली प्लेस हो जाओगे अगर आपने मेहनत करी है। बट अगर आपको चीजें एक्सप्लोर करनी है, आपको एक्सपोजर चाहिए कि लोअर ब्रांच भी चलेगी पर मैं अच्छी आईआईटी जाकर कोडिंग कर सकता हूँ या नए इंटरेस्ट डेवलप कर सकता हूँ, देन अ गुड आईआईटी इज अ गुड ऑप्शन। बट आई थिंक अभी आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन जब आपका सिलेक्शन होता है, जो रैंक आती है उसके बेसिस पे है। तो आई थिंक एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल गया होगा। फिर ये पेपर स्पेसिफिक क्वेश्चन है, पहले कौन सा सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में टाइम ज्यादा लग रहा है। देखो, पेपर अटेम्प्ट करने की अलग अलग स्ट्रेटेजीज हो सकती है। बट मैं आपको ये बोलूंगा कि जो आप मॉक टेस्ट में कर रहे हैं या ये जो आप घर पे कर रहे हैं, लास्ट 3 4 पेपर जो आप देंगे घर पे मॉक या कोचिंग में जो देंगे मॉक के पेपर, वही पैटर्न आप वहां भी फॉलो करें। एकदम से कुछ वहां जाकर बहुत नया करेंगे जो आपने प्रैक्टिस नहीं करा है, तो वहां पे गड़बड़ हो सकती है। तो जो भी स्ट्रेटेजी आप वहां पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं, अब इतना समय नहीं है कि हम एकदम से कोई 2 दिन में नई कोई चमत्कार निकाल लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो 3 4 5 पेपर 6 पेपर आप जो घर पे पैटर्न फॉलो करते जा रहे हैं, वही सेम पैटर्न आपको वहां करना है। अच्छा, अगर आपको मैथ्स से आप अनकंफर्टेबल है स्टार्टिंग में स्टार्ट करने में, तो आप पहले फिजिक्स या केमिस्ट्री कर सकते हैं। हर एक का अपना पर्सनल परसेप्शन अलग होता है बेटा। मैं जैसे पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करता था जब मैं पढ़ाई करता था, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर मुझे पेपर शुरू करते ही कुछ 5 6 सवाल ऐसे मिल जाते थे जो डायरेक्टली देखते ही मुझे लगता था कि हाँ ये मैंने पढ़े, मैं उनको फटाफट टिक कर देता था। एक बार जब अपन एग्जाम में जाते हैं तो हम थोड़े से घबराए हुए होते हैं, नर्व्स थोड़ी सी गड़बड़ होती है। एक बार जब 5 6 क्वेश्चन अपन टिक कर देते हैं, उस वक्त मैं तो सर्कल फिल करता था। एक बार जब आप 5 6 क्वेश्चन ऊपर फिल कर दोगे वहां पर आपके ऑनलाइन टेस्ट के अंदर, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार 75 में से 5 6 क्वेश्चन तो कर लिए ना मैंने, अब बचे हुए 60 70 तो है। तो ऐसा कोई सेक्शन
अटेम्प्ट करें जो आपको देखने में इजी लग रहा है, या आप उससे अंदर से कंफर्टेबल हैं, जिसको देखकर आप एक बार जब 5-6 सवाल कर लेंगे तो दिमाग दौड़ने लगेगा और मजा आने लगेगा। तो जाते ही आपको अपने आप को शांत करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। तो अगर आप मैथ्स में पहले कंफर्टेबल नहीं है तो आप पी और सी में से जिसमें कंफर्टेबल है उससे शुरू कर सकते हैं। बट अगेन आई रिपीट, कुछ नया, कुछ एकदम से अलग ट्राई मत करना। जो भी आप कर रहे हो, अगर घर पे 5-6 टेस्ट में आपने फॉलो किया है, वो वहां आप जाकर इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अपने पास है, व्हाई डिडंट यू चूज अ हाई रैंक्ड आईआईटी डिस्पाइट गेटिंग सच अ गुड रैंक। मेरे अपने पर्सनल रीजंस थे यार। मेरे उस वक्त कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी रही थी, और उसके अलावा मैं उस वक्त मैं अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था। 699 वाज नॉट माय टारगेट। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी शेक हुआ था, और फिर उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को इसी सिटी में रह के करना है। तो हर जने के अपने रीजंस होते हैं, बट अगेन आपकी जर्नी डिफरेंट होगी, आपका टारगेट अलग होगा। तो आई थिंक इसमें कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला है आपको इस आंसर से। नेक्स्ट है, सर माय एग्जाम इज ऑन 30th Jan, कैन यू टेल विच टॉपिक्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके गुड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10-15-20% के अराउंड वेटेज रखता है, बट अगेन पैटर्न चेंज होता रहता है। मेंस में आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कौन से टॉपिक रिपीट होंगे ही होंगे। तो आई सजेस्ट सम टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन में मैंने रिवीजन सीरीज में भी बोला था, फोकस अ लॉट ऑन योर सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, है ना। और इन रेडियस, सर्कम रेडियस का जो आपका फॉर्मूला है, स्पेशल पॉइंट जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, एक इमेज निकालने की प्रैक्टिस कर लेना, किसी पॉइंट की या जनरल पॉइंट की, कर्व की इमेज पूछी जा सकती है, किसी कर्व की इमेज निकालो। स्ट्रेट लाइंस के अंदर लोकस वाले क्वेश्चन एक बार देख लो, लोकस के क्वेश्चन आएंगे। सर्कल्स के अंदर आई वुड से टेंजेंट, वैसे तो टेंजेंट एक्सप्लिसिटली इस बार बोल रहे हैं कि शायद नहीं आएगा, बट अगेन किसी ना किसी दूसरे फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन निकालना, फैमिली ऑफ सर्कल्स देख लो, और जो ज्योमेट्री होती है ना, जैसे कॉर्ड की लेंथ, पेयर ऑफ टेंजेंट्स बना लिए तो ट्राइंगल का एरिया, ये सारे जिसमें ज्योमेट्री इन्वॉल्व हो सकती है सर्कल्स में, वो आएगा। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के अंदर कोनिक है। अगर टेंजेंट में जाएंगे तो कॉमन टेंजेंट्स पे सवाल आ सकते हैं, और कॉमन टेंजेंट्स के अलावा बेसिक जो कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इनकी इक्वेशन होती है, फॉर्मूलाज एक बार दिमाग में रख लो, उसी के साथ खेलेंगे, उसी को लेंदी बना सकते हैं। तो मतलब मेजर मेजर ये चीजें, और भी चीजें डीप में जाओगे, बट आपने कुछ टॉपिक्स बोला है तो एक बार इनको देख लोगे तो ठीक है, और कुछ आप पेपर्स लगा लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा। सर प्लीज टेल सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी शुड फोकस ऑन रिवीजन। तो रिवीजन के लिए सीरीज थी बेटा, और इसी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। कुछ आप क्वेश्चंस और टॉपिक्स अगर देखना चाहें तो 2-3 सीरीज है चैनल पे। एक अभी जो चल रही थी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, एक जेई रिवीजन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक ऑसम रिवीजन सीरीज है, काफी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। स्टिल अगर लास्ट 2-3 दिन के लिए अगर आप मेरे से चैप्टर्स पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं, स्टैटिस्टिक्स एक बार अच्छे से देख लेना, रिलेशंस देख लेना, एक एक क्वेश्चन आ सकता है। स्टैटिस्टिक्स और रिलेशंस के अलावा कोऑर्डिनेट में मैंने आपको बता दिया कि इन पर आपको पहले फोकस करने की जरूरत है। कैलकुलस के अंदर ट्राई फंक्शंस, एलसीडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो एक बार देख लेना, है ना। तो ये पहले देख लेना कैलकुलस में। और ऐसे चैप्टर जो कैलकुलस के बाहर है, कोनिक्स, एज आई सेड इन कोऑर्डिनेट, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अंदर देख लेना, और वेक्टर 3D, है ना। इसके अलावा बाइनोमियल का एक सवाल आता है, पीएनसी प्रोबेबिलिटी मिला के 3 सवाल आते हैं। अगर आपको पीएनसी अच्छे से आता है, आपने कहा सर प्रोबेबिलिटी मैंने नहीं किया है, कोई बात नहीं। अगर बेसिक प्रोबेबिलिटी आता है जितना आप पीएनसी से सॉल्व कर सकते हो, तो अगर टाइम मिलता है, कुछ वैसे तो एंड के डेज में बोलते हैं नया मत करो, इन केस फिर भी टाइम मिलता है तो आप बेस थ्योरम और रैंडम वेरिएबल, ये 2 चीजें देख सकते हो। ठीक है, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, छोड़ दो। बाकी क्वाड्रेटिक सीक्वेंस से एक एक आ सकता है सवाल। तो फिर भी प्रायोरिटी पे अगर आपको पहले करना है, डू कोनिक्स, डू मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, डू वेक्टर 3D एंड रिवाइज फंक्शंस एलसीडी, और स्टैट्स रीजनिंग बाइनोमियल, सॉरी स्टैट्स रिलेशंस बाइनोमियल, ये पहले देख लो। और फिर उसके अकॉर्डिंग जितनी आपकी शिफ्ट है, जैसा टाइम मिलता है उस पर देखेंगे। कुछ अपन कल से मेमोरी बेस्ड सवाल भी देखेंगे, तो उसमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अभी पहले से कमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि पहले अपन नहीं बोल सकते कौन से चैप्टर आएंगे, क्योंकि पैटर्न चेंज होता है, बट स्टिल आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। और नेक्स्ट सवाल अपने पास है, सर हाउ मेनी क्वेश्चन शुड वी अटेम्प्ट इन मैथ सेक्शन टू गेट 99 परसेंटाइल। बेटा ऐसा नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जेईई मेंस में नहीं होती है, आपको पीसीएम तीनों का स्कोर मैक्सिमाइज करना है। तो जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो ट्राई करें कि पीसीएम में जो सवाल फटाफट देखते ही बन रहे हैं, 20-30-40 जितने भी सवाल आपको देखते ही बन रहे हैं, फटाफट पीसीएम में वो सारे लगा लें। उसके बाद कोई सवाल अगर आपने कहा कि यार ये आता है, भी क्लिक नहीं कर रहा, आता है पर लेंदी है, उनको आपने मार्क फॉर रिव्यू करके रख दिया है, उसको आप बाद में देखेंगे। तो इस तरह से करें, अपन को ओवरऑल पी प्लस सी प्लस एम मैक्सिमाइज कराना है, किसी एक सब्जेक्ट को ईगो पे लेके नहीं बैठना है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज करने, नंबर ऑफ करेक्ट अटेम्प्ट्स मैक्सिमाइज करने, टाइम ढंग से यूटिलाइज करना, और जो आता है तीनों में वो सबसे पहले करना है। पैनिक नहीं करना है यार, शांति से करो। इजीली इजीली आप क्रॉस कर सकते हो, है ना। 99 परसेंटाइल ओवरऑल लाने के लिए अगर पेपर अच्छा आता है
तो इवन 180 कैन बी अ गुड स्कोर अगर पेपर अच्छा आता है, क्योंकि पहली शिफ्ट है, अप्रैल वाले तक तो सब पढ़ाई कर लेते हैं, तो 180 ऑल्सो कैन बी अ गुड स्कोर अगर पेपर टफ आता है तो। और 180 इज नॉट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। 180 का मतलब है कि आपने 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं और उसके अंदर मान लो आपके 4 सवाल गलत भी हो गए, यू कैन लैंड ऑन 180 एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट। आप 30 क्वेश्चंस में से 18 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चंस चुन सकते हो पीसीएम में। मैथ्स में मान लो इन केस अगर, वैसे पहले नहीं बोलना चाहिए ना, पहले आप सोच के जाओगे कि कौन सा टफ है कौन सा इजी, वहीं जाकर देखो। पहले से सोच के जाओगे यार ये टफ आता है ये इजी आता है, नहीं आया तो पहले से नहीं सोच के जाना है। देखो अगर कोई सेक्शन लेंदी है, कोई टफ है, तो आपको उसके लिए इजी भी मिलेगा। तो एक सब्जेक्ट के पीछे नहीं, ओवरऑल पेपर अच्छा करना है अपन को। बात समझ रहे हैं आप मेरी, है ना। फिर हमारे पास कमेंट आया 30th को मेरी शिफ्ट है, एक्सेप्ट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कर सकता हूं क्या? प्रोबेबिलिटी में अभी भी मैंने बताया पीएनसी कर लिया है, तो प्रोबेबिलिटी का वो वाला पार्ट हो गया है। इसके अलावा बेस थ्योरम और रैंडम वेरिएबल, ये दो चीजें अगर आप देख सकते हो, टाइम है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर हमारे पास है शुड बी रीचेक आवर आंसर और अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस इन टाइम लेफ्ट एंड इन योर जी एग्जाम्स हॉल एक्सपीरियंस यू टॉक्ड अबाउट हाउ एवरीवन टॉक्स हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन बट नो वन टेल्स यू व्हेन टू लीव अ क्वेश्चन, हाउ शुड वी, इट्स बेटर टू लीव अ क्वेश्चन। तो एडवांस की तो अभी बात नहीं करेंगे, मेंस के अंदर आई थिंक ऐसा कोई वो फाइन लाइन नहीं है कि कब छोड़ना है। दिख रहा है यार 5 मिनट हो गए, आंसर के आसपास भी नहीं हो तो 3 घंटे टाइम लिमिट है, सवाल ज्यादा है टाइम कम है, छोड़ दो। देखते ही कुछ चमक ही नहीं रहा है, छोड़ दोगे। 5 मिनट तक अगर आसपास नहीं हो तो ऑब्वियसली छोड़ने वाला सवाल है, बट अगर लग रहा है हाँ यार पहुंचने वाले, तो 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और टाइम मतलब रीचेक, यार स्कूल का पेपर नहीं है ना, तो आप इतना तो ट्रस्ट, इतना बिलीफ रखो अपने अपने ऊपर, इतना कॉन्फिडेंस रखो कि जो किया है वो तो एटलीस्ट सही किया होगा। तो अगर टाइम बचा है तो ट्राई अटेम्प्टिंग मोर क्वेश्चंस, और देयर इज नथिंग लाइक अंडर अटेम्प्टिंग और ओवर अटेम्प्टिंग। अटेम्प्ट विद एक्यूरेसी, है ना, अनशन तुक्के नहीं मारने। इंटेलिजेंट गेसिंग इज डिफरेंट, ब्लैंक तुक्का इज डिफरेंट। तो ब्लैंक तुक्के मार के ओवर अटेम्प्टिंग इज नॉट अ गुड आइडिया, इंटेलिजेंट गेसिंग इज स्टिल अ गुड आइडिया। सो अटेम्प्ट्स तो ऑब्वियसली मैक्सिमाइज करने हैं, बट एक्यूरेसी के साथ, ब्लैंक तुक्के वोंट वर्क। तो जो आता है या जो इंटेलिजेंटली गेस कर सकते हो उसको करो, और वापस रिवाइज करना या देखना क्या गलत है, दैट इज नॉट अ गुड आइडिया। दैट्स व्हाट आई फील। What are the most important 11 chapters which we are going to be used in 12th heavily? वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक 12th के बिगनिंग में आपको सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी, और एंड के अंदर जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी के वक्त पीएनसी की जरूरत पड़ेगी। बाकी भी काम आते हैं, पर आपने अभी पूछा विच आर द इंपॉर्टेंट वंस, तो मैंने बता दिया है। आई थिंक आप अभी 12th में आ रहे हो इसलिए आपने पूछा है। हाउ टू अप्रोच द पेपर विद सेक्शन टू डू फर्स्ट, ये मैंने बता दिया, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसा। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री पहले कर लोगे बहुत अच्छा हो जाएगा, मैथ्स पहले कर लोगे बहुत अच्छा हो जाएगा। जिस सेक्शन से आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, जिसमें आप पहले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, 5-6 सवाल करके मन शांत हो जाता है और फिर अपन फटाफट आगे बढ़ सकते हैं, वो पहले अटेम्प्ट करें। और हाउ टू स्कोर 300 आउट ऑफ 300 इन 3 days, ये तो पॉसिबल नहीं है बेटा। अगर पूरे साल पढ़ाई करेंगे तो ही लास्ट में होगा, है ना। 3 दिन के अंदर अपन कोई बैटल नहीं जीत सकते, है ना। बैटल एक दिन लड़ी जाती है, पर बैटल की तैयारी पूरे साल होती है, ठीक है। माई पेपर इज ऑन 30th एंड आई एम गिविंग रेगुलर मॉक टेस्ट। इनको शायद मैंने रिप्लाई कर दिया है। इन केस आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं और आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो जो टेस्ट आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको एनालाइज करें, देखें किस चैप्टर के किस सब टॉपिक से गलतियां हुई है, उनको देखें कौन सी मिस्टेक रिपीट कर रहे हो, ताकि दोबारा वो मिस्टेक नहीं करें। तो ये आई थिंक कुछ कमेंट्स थे जिनके आई होप मैंने आंसर दिए। और भी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, अपन वापस ऐसा सेशन रखेंगे थोड़े टाइम बाद। और ऑल द बेस्ट सभी को, एकदम काम और कूल माइंड होकर करें। जितना भी आपको आता है 40%, 50%, 80%, 100%, जितना भी आपको आता है, आपको 65% आता है तो कोई बात नहीं, आप बस वो 65% पोर्शन जो एग्जाम में है उसको पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ, बहुत अच्छा हो जाएगा। पैनिक बिल्कुल नहीं करना, नॉर्मल डीपीपी टेस्ट जैसे देते हो बिल्कुल वैसे देना, जितना माइंड शांत रहेगा, जितना खुश रहोगे, है ना। अच्छे एटीट्यूड के साथ जाओ कि हम टॉप कर सकते हैं ना, हम ही टॉपर है शिफ्ट के। पॉजिटिव एटीट्यूड से जाओ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। आपके हॉल में बाकी जने उसको ज्यादा नहीं आता आपसे, सब जने वही 2 साल तैयारी करके आए हैं, 2-3 साल। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा डर नहीं, एकदम फ्रीली दो, और जितना एंजॉय करके दे सकते हो पेपर फटाफट, एकदम मतलब पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एक्टिवनेस होनी चाहिए, नींद पूरी लेना एग्जाम से पहले, और अच्छा होगा पेपर, ठीक है। तो वापस अब अपन कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के अब अपन अगले कुछ दिन वीडियोस वही देखेंगे, और उसके बाद कोई नई सीरीज प्लान करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, और थैंक यू फॉर कमेंटिंग, थैंक यू इस सीरीज में साथ बने रहने के लिए। और जल्दी वापस अब नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो थैंक यू एवरीवन।